नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान स्टडी जोन पर स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय भाग के बारे में, यानी इसका उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय भाग, इसका हम पहला पार्ट पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ेंगे उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय भाग का दूसरा पार्ट, जिसमें गग्गर का मैदान, शेखावाटी आंतरिक क्षेत्र और नागौरी उच्च भूमि और लूणी जवाई बेसिन के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। यानी हम राजस्थान के भौगोलिक प्रदेशों के बारे में पढ़ रहे थे, जिसका पहला भौगोलिक प्रदेश हम पढ़ रहे थे मरुस्थलीय प्रदेश। मरुस्थलीय प्रदेश का ये हिस्सा हम पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ेंगे गग्गर का मैदान। देखिए गग्गर का मैदान, ये यहाँ गग्गर का मैदान, गग्गर गग्गर का मैदान। दूसरा है अपने शेखावाटी का आंतरिक प्रवाह वाला क्षेत्र, शेखावाटी का आंतरिक प्रवाह वाला क्षेत्र, शेखावाटी का आंतरिक प्रवाह वाला क्षेत्र, शेखावाटी का आंतरिक प्रवाह क्षेत्र। तीसरा है नागौरी उच्च भूमि, नागौरी उच्च भूमि। और चौथा है लूणी जवाई बेसिन, लूणी जवाई बेसिन। तो साथियों, हम पढ़ रहे हैं गग्गर का मैदान। अब गग्गर का मैदान किन किन जिलों में स्थित है देखना। गग्गर का मैदान गंगानगर और हनुमानगढ़। गग्गर नदी वाला क्षेत्र, यानी यहाँ प्राचीन काल में गग्गर नदी बहती थी। गग्गर नदी वाला क्षेत्र, यहाँ पर बटनेर के पास जाकर ये गग्गर नदी, यानी बटनेर, याद रखना, बटनेर के पास जाकर ये विलुप्त हो जाती है, यानी लुप्त हो जाती है। बटनेर के पास गग्गर नदी लुप्त हो जाती है। गग्गर नदी का जो ये क्षेत्र है हनुमानगढ़ में, गग्गर नदी का जो क्षेत्र है, ये पाट, जिसको पाट कहा जाता है, इसको वहाँ नाली भी कहा जाता है। गग्गर नदी का जो क्षेत्र है पाट है, उसको नाली कहा जाता है। आगे देखिए शेखावाटी का आंतरिक प्रवाह वाला क्षेत्र किन किन जिलों में फैला हुआ है। शेखावाटी का आंतरिक प्रवाह वाला क्षेत्र सीकर, चूरू, झुंझुनू, यानी शेखावाटी का आंतरिक प्रवाह वाला क्षेत्र सीकर, चूरू, झुंझुनू और उत्तरी नागौर का कुछ भाग भी शामिल है। और वर्तमान में उत्तरी नागौर जो आ रहा है, उत्तरी नागौर जिलों का नवीनीकरण के हिसाब से, जो उत्तरी नागौर अपने को ज्योग्राफी में पढ़ने को मिलेगा, अब डीडवाना कुचामन हो गया है वो क्षेत्र, डीडवाना कुचामन। इस क्षेत्र में जो ये अपने को दिखाई दे रहा है शेखावाटी का आंतरिक प्रवाह वाला क्षेत्र है, यानी सीकर, चूरू, झुंझुनू, उत्तरी नागौर। अब इसमें 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा द्वारा, यानी ये देखो 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। इधर अरावली पर्वतमाला का क्षेत्र है, अरावली। और ये जो एरिया है यहाँ, ये गग्गर नदी के दक्षिण में स्थित है, यानी शेखावाटी का आंतरिक प्रवाह वाला क्षेत्र है। अब देखना इसमें सर्वाधिक बरखान वाला एरिया, यानी यहाँ अर्धचंद्राकार आकृतियां पाई जाती है। ऐसे बरखान
जिनको क्या कहा जाता है, बरखान। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब देखो यहाँ पर कच्चे व पक्के कुओं को, यानी यहाँ जो कच्चे व पक्के कुएं बनाए जाते हैं, कुएं, कच्चे कुएं हो चाहे पक्के कुएं हो, कच्चे प्लस पक्के कुएं, उनको जोहड़, यानी कच्चे व पक्के कुएं, उनको जोहड़ या नाडा कहा जाता है, जोहड़ या नाडा। यहां पर जो अस्थायी झीलें बनती है, अस्थायी झीलें जिनमें पानी भर जाता है, यानी उनको सर के नाम से जाना जाता है, जैसे सालासर, सालासर, मानसर आदि। अब देखिए तीसरा जो अरावली पर्वतमाला का तीसरा भाग है, नागौरी उच्च भूमि। नागौरी उच्च भूमि में कौन कौन सा क्षेत्र शामिल है? इसमें बांगड़, यानी जो मध्यवर्ती भाग है बांगड़ क्षेत्र का, ये इस क्षेत्र को बांगड़ के नाम से भी जाना जाता है, बांगड़ क्षेत्र। एक है बांगड़, एक है बागड़, दोनों में फर्क है। यानी ये जो क्षेत्र है बांगड़ के नाम से भी जाना जाता है, बांगड़। हम वागड़ के बारे में भी पढ़ेंगे कि वागड़ वाला क्षेत्र कौन सा है। अब इसमें न मध्यवर्ती भाग जो वर्तमान में ये जो डीडवाना कुचामन का जिला है, डीडवाना कुचामन, ये एरिया नागौरी उच्च भूमि, नागौरी उच्च भूमि, इसमें डीडवाना कुचामन का एरिया, इसमें लवणता अधिक होने के कारण, यानी लवणता क्या है, अधिक होने के कारण यहाँ पर खारे पानी की झीलें पाई जाती है, खारे पानी की झीलें, खारे पानी की झीलें। जो एरिया है इसमें खारे पानी की झीलें पाई जाती है। इनमें परबसर व नावा में पहाड़ी क्षेत्र है, यानी परबसर और नावा, इस क्षेत्र में पहाड़ियां पाई जाती है, परबसर व नावा, परबतसर और नावा में पहाड़ी क्षेत्र। बाकी का जो एरिया है वो मैदानी है, बाकी एरिया मैदानी। यहाँ पर नमक के केशित्व के कारण है, बाकी मैदान। नमक के केशित्व के कारण यहाँ पर खारे पानी की झीलें भी पाई जाती है, यानी नमक जो केशित्व के कारण है ऊपर आता रहता है, नमक की झील, यानी यहाँ पर नमक की झील नावा, कुचामन, कुचामन के पास जाबदी नगर, और ये एरिया कुब्बड़ पट्टी के नाम से भी जाना जाता है, जाबदी नगर। ये एरिया कुब्बड़ पट्टी के नाम से भी जाना जाता है, कुब्बड़ पट्टी में भी शामिल है, कुब्बड़ पट्टी। यानी यहाँ के व्यक्तियों को फ्लोराइड अधिक होने के कारण, यानी फ्लोराइड, यानी पानी में फ्लोराइड अधिक होने के कारण यहाँ के लोगों की कमर झुक जाती है, इसलिए इस एरिया को किस नाम से जाना जाता है? कुब्बड़ पट्टी के नाम से इस एरिया को जाना जाता है। चौथा एरिया लूणी जवाई बेसिन, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। लूणी जवाई बेसिन या गोडवाड़ के नाम से भी इस एरिया को जाना जाता है। आगे देखो, स्क्रीनशॉट ले लिया। यानी जो हम पढ़ रहे हैं उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का दूसरा पार्ट, उसमें हमें घग्गर का मैदान पढ़ चुके हैं, शेखावाटी के आंतरिक प्रवाह वाला क्षेत्र पढ़ चुके हैं, और ये शेखावाटी आंतरिक प्रवाह वाले क्षेत्र में अंत, यानी जो पानी के अंदर विलुप्त हो जाती है, पानी जहाँ खत्म हो जाता है, नदियाँ अपने रास्ते के परिवर्तन के लिए भी जानी जाती है। लूणी जवाई बेसिन ये एरिया लूणी नदी का और जवाई नदी का, लूणी जवाई बेसिन, लूणी जवाई बेसिन, इसमें कौन कौन से जिले शामिल है? जिले लूणी जवाई बेसिन में जिले शामिल है जोधपुर, पाली, जालोर,
बाड़मेर का कुछ हिस्सा आदि। यानी लूणी जवाई बेसिन का इसमें जालोर पाली, जालोर को ग्रेनाइट सिटी के नाम से भी जाना जाता है, ग्रेनाइट सिटी, क्योंकि यहाँ पर ग्रेनाइट अधिक निकलता है। जालोर में ग्रेनाइट अधिक निकलने के कारण इसको ग्रेनाइट सिटी के नाम से भी जाना जाता है। अब देखो लूणी नदी यहाँ से नागपाड़ से निकलती है। लूणी नदी अजमेर के नागपाड़ से निकलती है, अजमेर के यहाँ से ऐसे नागपाड़ से निकलती है। इस नदी का जल यहाँ बालोतरा पहुंचने के बाद में बालोतरा से पहले जो ये एरिया है यहाँ तक तो इस लूणी नदी का पानी कैसा है, पानी मीठा। लेकिन बालोतरा पहुंचने के बाद में बालोतरा से आगे, यानी बालोतरा से आगे या बालोतरा पहुंचते ही बालोतरा से आगे लूणी नदी का पानी, बालोतरा से आगे लूणी का पानी खारा हो जाता है, यानी खारा। जो लूणी नदी है अजमेर के नागपाड़ से यहाँ से निकलती है। लूणी नदी एक बरसाती नदी है। लूणी बरसाती नदी, यानी बरसाती नदी है, बरसात के मौसम में बहती है ये बरसाती नदी। अब लूणी जवाई बेसिन के बारे में हम पढ़ रहे हैं। इसमें बांध भी बनाए गए। यहाँ पर जालोर में इंसेलबर्ग या गुम्बदाकार चोटियां यानी पर्वत श्रृंखला भी पाई जाती है। जालोर में गुम्बदाकार या इंसेलबर्ग यानी गुम्बद के आकार की गुम्बदाकार या इंसेलबर्ग की पहाड़ियां भी पाई जाती है। यानी जालोर में गुम्बदाकार भी पहाड़ियां पाई जाती है, इंसेलबर्ग जिनको कहा जाता है। यहाँ पर बांध भी है। देखो जोधपुर में कौन कौन से बांध है, लूणी जवाई बेसिन में, जालोर में जो ग्रेनाइट सिटी के नाम से भी जाना जाता है, इसमें यहाँ बांध भी है। जोधपुर में सरदार समंद बांध, सरदार समंद जवाई बांध, सरदार समंद जवाई बांध, हेमावास बांध, हेमावास बांध, नया गांव बांध, नया गांव बांध आदि। यानी इस क्षेत्र में लूणी जवाई बेसिन है। यहाँ पर ये बांध पाए जाते हैं, सरदार समंद बांध, जवाई बांध, हेमावास बांध, नया गांव बांध। अब अगला पार्ट हम पढ़ेंगे पर्वतीय, यानी पर्वतीय प्रदेश के बारे में। अरावली पर्वतीय प्रदेश के बारे में। अरावली पर्वतीय प्रदेश कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है, इसकी कुल लंबाई राजस्थान में कितनी है, अरावली पर्वतमाला की कुल कितनी लंबाई है। तो देखिए अरावली पर्वतमाला, यहाँ से ये अरावली पर्वतीय प्रदेश के बारे में हम पढ़ेंगे। अरावली पर्वतीय प्रदेश, इसमें अरावली की राजस्थान में कुल लंबाई, राजस्थान में लंबाई अरावली, अरावली, अरावली की राजस्थान में लंबाई, राजस्थान में लंबाई 550 किलोमीटर है जो अरावली पर्वतमाला इसकी राजस्थान में। और कुल लंबाई, कुल लंबाई इसकी 692 किलोमीटर है। अब इसका प्रारंभ कहाँ से होता है, सिरोही जिले के यहाँ से, खेड़ बर्मा से सिरोही प्रारंभ, सिरोही जिला, सिरोही जिले में खेड़ बर्मा से, सिरोही में खेड़ बर्मा। और ये किन किन जिलों में फैली हुई है, सिरोही, सिरोही, जालोर, थोड़ा बहुत जालोर का हिस्सा भी है, राजसमंद,
राजसमंद, उदयपुर, अजमेर, नागौर का कुछ क्षेत्र है जो डीडवाना कुचामन है, नागौर यानी नागौर का कुछ एरिया भी यहाँ जो डीडवाना कुचामन है वर्तमान जिला बन गया। डीडवाना कुचामन में भी थोड़ा बहुत हिस्सा शामिल है इसका। आगे जयपुर, झुंझुनू, सीकर, अलवर, खेरतल तिजारा, खेरतल तिजारा, खेरतल तिजारा यानी सिरोही, जालोर, राजसमंद, उदयपुर, अजमेर, नागौर, जयपुर, सीकर, अलवर, खेरतल तिजारा, कोटपुतली बहरोड, कोटपुतली बहरोड, कोटपुतली बहरोड यानी अरावली पर्वतमाला इन क्षेत्रों में फैली हुई है। अब अरावली पर्वतमाला को भी 3 भागों में बांटा गया है। अरावली पर्वतमाला के भाग, 3 भाग कौन कौन से हैं देखो। पहला भाग है अरावली पर्वतमाला का उत्तरी पूर्वी यानी ये उत्तरी पूर्वी, उत्तरी पूर्वी। दूसरा है मध्यवर्ती, मध्यवर्ती अरावली पर्वतमाला मध्यवर्ती। अरावली पर्वतमाला को कितने भागों में बांटा गया? 3 भाग। पहला भाग है उत्तरी पूर्वी, दूसरा मध्यवर्ती और तीसरा, तो देखिए तीसरा कौन सा है? दक्षिणी, तीसरा दक्षिणी भाग। अब दक्षिणी भाग को भी 2 पार्ट में बांटा गया है। दक्षिणी पार्ट को भी 2 पार्ट में बांटा गया। स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। दूसरा पहला पार्ट है इसका मेवाड़ी चट्टानी प्रदेश। 1 मिनट। मेवाड़ का चट्टानी प्रदेश, मेवाड़ का चट्टानी प्रदेश। और दूसरा आबू पर्वत वाला क्षेत्र, आबू पर्वत। अब स्क्रीनशॉट ले लो आप। यानी जो एरिया है हम इसमें पढ़ रहे हैं, मेवाड़ का जो चट्टानी प्रदेश और आबू पर्वत है। अब देखना आप यहाँ की चोटियों का क्रम किस प्रकार है, कौन कौन कहाँ कहाँ फैला हुआ है मेवाड़ का चट्टानी प्रदेश। स्क्रीनशॉट ले लिया। अब देखना यहाँ की जो चोटियों का क्रम है, रघु, को, हर्ष, बेरू यानी रघु को, हर्ष, बेरू, बरवाड़ा यानी रघु को हर्ष के बेरू के बरवाड़ा यानी रघु को हर्ष के बेरू के पास बरवाड़ा, बाबाई बिलानी यानी बरवाड़ा बाबाई बिलानी, बिलाली यानी रघुनाथगढ़, रघुनाथगढ़, खो, बाबाई बिलानी, मनोहरपुर, बेराट सरिस्का, मनोहरपुर, मनोहरपुर, बेराट सरिस्का यानी ये यहाँ की चोटियां हैं, ये इनका क्रम है। यानी जो सबसे ऊंची चोटी है रघुनाथगढ़, फिर खो, खो के बाद में हर्ष, हर्ष के बाद भैरवनाथ, फिर बरवाड़ा, फिर बाबाई, फिर बिलाली, मनोहरपुर, बेराट, सरिस्का। अब हमें यह भी पता होना चाहिए कि कौन सी चोटी किस किस जिले में स्थित है। रघुनाथगढ़, खो, हर्ष, भैरव यानी ये जो चारों है चोटियां ये सीकर जिले में स्थित है। सीकर कौन से जिले में स्थित है? सीकर। फिर बरवाड़ा,
बाबाई बिलानी ये झुंझुनू में, झुंझुनू। मनोहरपुर जयपुर जिले में, जयपुर। बेराड जयपुर। हाँ, कोटपुतली बेहरोड, याद रखना, कोटपुतली बेहरोड, उसके आसपास है कोटपुतली बेहरोड। ये अलवर जिले में जो सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य है, अलवर, यानी सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य भी इसी में स्थित है। ये चोटी का नाम है सरिस्का। अब यहाँ की जो चोटियों की सर्वाधिक ऊंचाई देखो, यानी क्रम से रघुनाथगढ़ की 1055, यानी रघुनाथगढ़ की 1055 मीटर। रघुनाथगढ़ के बाद में खो की ऊंचाई है 920, हर्ष की 820, यानी ये मीटर में कम होती जा रही है। फिर बरवाड़ा है 700, फिर बेराज की, यहाँ बेराज 792, बेराज की है 792, फिर है बरवाड़ा 786, बाबाई 780, यानी ये मीटर में चलती जा रही है। मनोहर बिलाली 775, यानी जो क्रम चल रहा है इनका, यानी घटते हुए क्रम में ये चल रही है। आगे मनोहरपुर की ऊंचाई है 747, फिर बेराट 704, 747, 704, और सरिस्का, माफ कीजिए, सरिस्का सरिस्का की 677, यानी ये इस क्षेत्र में जो पाई जाती है उन चोटियों का क्रम था, यानी घटते हुए क्रम में सर्वाधिक ऊंची चोटी है रघुनाथगढ़, फिर खो की ऊंचाई 920 मीटर, हर्ष की 820, फिर बेराज, माफ कीजिए यहाँ बेरू नहीं है, बेराज है। आपको याद कराने के तरीके के हिसाब से ये ट्रिक है, बेराज, यानी रघु को हर्ष के बेरू के पास 3 बार बीबी, 3 बीबी याद रखना, 3 बीबी, यानी बरवाड़ा बाबाई बिलाली 3 बीबी के मनु के पास बेटा कर, यानी मनोहरपुर के पास, यानी बेराट बेटा कर सरिस्का में भेज दिया, या सरिस्का को भेज दिया। ये इन चोटियों का याद रखने का क्रम है, यानी आपको एग्जाम की दृष्टि से याद रखना है। 1 नंबर पे रघुनाथगढ़, खो, हर्ष, बेराज, बरवाड़ा बाबाई बिलाली, मनोहरपुर, बेराट, सरिस्का। स्क्रीनशॉट ले लो। फिर दूसरा पार्ट है मध्यवर्ती भाग। मध्यवर्ती भाग की भी चोटियां अजमेर जिले में, गौरम जी, मायर जी, यानी गौरम जी, मायर जी, तारागढ़ और नाग पहाड़, ये मध्यवर्ती जो एरिया है इसमें ये चोटियां पाई जाती है। इनकी हाइट देखो, गौरम जी की 934, गौरम जी 934, मायर जी की 933, 873, यानी ये घटते हुए क्रम में चल रही है 873। फिर नागपाड़ की 795, यानी जो एरिया है ये अजमेर जिले में स्थित है। यानी ये चोटियां गौरम जी, मायर जी, तारागढ़, नागपाड़, अधिकतर एग्जाम की दृष्टि से तारागढ़ का पूछा जाता है कि तारागढ़ की 12वीं की बुक है जिसमें आरबीएससी की बुक में अपने को 870 मीटर भी देखने को मिलता है। 870 मीटर अपने को ऑप्शन के हिसाब से देखकर राइट करना है। ऑप्शन में हो सकता है कि 873 आ जाए या 817 आ जाए, दोनों आने के चांस बहुत कम है। अगर दोनों के आएंगे
तो हो सकता है क्वेश्चन क्या हो जाए, डिलीट, या आपको बोनस भी मिल जाए। तो देखिए अब तीसरा पार्ट हम पढ़ रहे हैं दक्षिणी, ये जो अरावली पर्वतमाला का दक्षिणी भाग में जिले यानी मेवाड़ का चट्टानी प्रदेश और आबू पर्वत, यानी मेवाड़ का चट्टानी प्रदेश और आबू पर्वत, इसके बारे में पढ़ेंगे। राजस्थान की सर्वाधिक ऊंची चोटी पठार के बारे में भी पढ़ेंगे। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? सबसे ऊंचा पठार राजस्थान का उड़िया का पठार है। सबसे ऊंचा पठार उड़िया का पठार। राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। ये किन किन जिलों में पहले में देखना, राजस्थान का ये जो एरिया है सिरोही, उदयपुर, सलूम्बर, प्रतापगढ़ का कुछ हिस्सा, प्रतापगढ़, यहां पर भी पहाड़ियां हैं, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, यानी जो ये एरिया है इसमें सिरोही, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, सलूम्बर, यहाँ की जो ये जो है सर्वाधिक यहाँ ये छितरी हुई फैली हुई है, देखो ये ऐसे, यानी इनका विस्तार अधिक है, ये इनकी विशेषताएं, विस्तार अधिक, विस्तार अधिक। ये अनवरत रूप से फैली हुई है, अनवरत रूप से फैली हुई यानी लगातार है या लगातार, यानी इनके बीच में कोई ऐसे गैप नहीं है। जैसे अपने को मिलता है ना, जैसे अपने यहाँ जो ये पढ़ा था अपने, इसमें अपने को जो अरावली, माफ कीजिए, अरावली पर्वतमाला का जो एरिया है इसमें यहाँ देखो ऐसे पहाड़ियाँ अपने को ऐसे कंटिन्यू नहीं मिलती, ये यहाँ रह गई, फिर आगे अपने को थोड़ा सा गैप देके फिर मिलेगी, लेकिन यहाँ की जो पहाड़ियाँ हैं वो लगातार यानी अनवरत रूप से अपने को देखने को मिलेगी, ऐसे लगातार। और यहाँ की चौड़ाई भी अधिक है, इन पहाड़ियों की चौड़ाई अधिक है, चौड़ाई अधिक। अब देखिए इनमें सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अब ये किन किन जिलों में फैली हुई है, यानी जरगा, कुंभ के कमल को, यानी जरगा, चोटियां देखना, जरगा के कुंभलगढ़ को, कुंभलगढ़ को, यानी जरगा कुंभ के कमल को, जरगा के कुंभलगढ़ को कमल के पास ले जाकर, कमल के पास ले जाकर, कमल के पास ले जाकर, यानी जरगा के कुंभलगढ़ को कमल के पास ले जाकर सज्जन की सायरा से, यानी सज्जन की सायरा से, सज्जन की सायरा से, सज्जन की सायरा से, यानी जरगा के कुंभलगढ़ को कमल के पास सज्जन की सायरा से लीला की नागपाणी, यानी लीला की कौन है, सायरा से लीला की नागपाणी, लीला की नागपाणी, यानी जरगा के कुंभलगढ़ को कमल के पास सज्जन की सायरा से लीला की नागपाणी को गोगुंदा कोटड़ा के पास बचाकर, यानी गोगुंदा कोटड़ा के पास बचाकर, गोगुंदा, गोगुंदा कोटड़ा के पास बचाकर ऋषभदेव के पास भेज दिया, ऋषभदेव के पास भेज दिया। यानी ये इन चोटियों का क्रम है। सबसे ऊंची चोटी क्षेत्र की अपने को जरगा मिलेगी,
फिर कुंभलगढ़ मिलेगी, फिर कमलनाथ मिलेगी, फिर सज्जनगढ़ मिलेगी, फिर सायरा की मिलेगी, फिर लीलागढ़ की मिलेगी, फिर नागपानी, फिर गोगुंदा की पहाड़ियाँ, फिर कोटड़ा की, फिर ऋषभदेव की। यानी इनसे भी ऊंची चोटी एक है राजस्थान की। सबसे ऊंची चोटी का नाम आप बताओ कौन सी हो सकती है? सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट आबू। यानी माउंट आबू में कौन सी है? गुरु शिखर। माउंट आबू पर्वत में कौन सी है? गुरु शिखर। तो राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी का नाम गुरु शिखर है। आपको ट्रिक याद रखनी है, गुरु शिखर के बाद में जो भी चोटियों का क्रम होगा, यानी जरगा के कुंभलगढ़ को कमल के सजन से, सायरा की लीला से मिलाकर, नागपाणी को दिखाकर या बचाकर गोगुंदा कोटड़ा के पास, ऋषभदेव के पास भेज दिया। यानी ये ट्रिक है। यानी जो घटते हुए क्रम में, यानी जो बढ़ता हुआ क्रम है, उसे घटते हुए क्रम में अपने को देखने को मिलेगी ऐसे। यानी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर, फिर जरगा, ऐसे अपने को मिलेगी। लास्ट में ऋषभदेव। यानी ये जो चोटियों का क्रम चल रहा है, इसमें अपने को देखने को मिलेगी। अब जो गुरु शिखर है उसकी ऊंचाई कितनी है? गुरु शिखर की ऊंचाई है, माफ कीजिए, अगले चैप्टर में हम चोटियों की ऊंचाई बताएंगे। तब तक के लिए आप देखते रहे हमारे राजस्थान स्टडी जोन को। अगले चैप्टर में हम इन चोटियों की हाइट के बारे में भी बताएंगे और इस क्षेत्र के बारे में भी और डिटेल में बताएंगे। तब तक के लिए आप देखते रहे हमारे राजस्थान स्टडी जोन को। हमारा कंटेंट आपको कैसा लग रहा है? अपनी राय कमेंट यानी अपना शेयर जरूर करें। जय हिंद।